हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, स्टडी आईक्यू की बुक से हम लोग चैप्टर नंबर 10 की तरफ प्रोसीड करते हैं। एंड चैप्टर नंबर 10 और 11 जो हैं वो बेसिकली हमारे रिवोल्ट्स एंड रेबिलियन से रिलेटेड हैं। 10th के अंदर हम लोग सिविल रेबिलियन, ट्राइबल अपराइजिंग्स या रेबिलियंस को देखेंगे। 11th चैप्टर के अंदर हम लोग पीजेंट रेबिलियंस को देखेंगे, किसानों ने क्या क्या आंदोलन करे थे अंग्रेज़ों के टाइम पर। ठीक है, अब सिविल रेबिलियन, ट्राइबल रेबिलियन और पीजेंट रेबिलियन, इन तीनों रेबिलियन में या अपराइजिंग्स आप बोल लो, रिवोल्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, मुझे कोई फर्क समझा सकता है इन तीनों शब्दों में? सिविल, ट्राइबल और पीजेंट, अलग अलग जो लोग यहाँ पर विद्रोह जो कर रहे हैं उनका क्या मतलब, वो इंटरेस्ट क्या है बींगा, मतलब सिविल रेबिलियन, ट्राइबल रेबिलियन या पीजेंट अपराइजिंग्स जिसको आप बोलते हो। बताओ, सिविल रेबिलियन में कौन होगा शामिल? normal citizens of a particular region, right? ट्राइबल अपराइजिंग्स की जहाँ पर हम बात करते हैं तो ट्राइबल कौन? जिनके फॉरेस्ट राइट्स जो हैं वो उनके हाथों से जा रहे हैं और जो जंगल वगैरह वैसे एरिया में रह रहे हैं या फिर जो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है ना। और अगले चैप्टर में जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, चैप्टर नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे पीजेंट अपराइजिंग्स के बारे में। तो पीजेंट कौन? हाँ, मतलब किसी के अंदर काम करते हैं, बेसिकली इनका मेन इंटरेस्ट कहाँ पर है? एग्रीकल्चर में। तो दे आर काइंड ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, राइट? ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों के बारे में अगर आपको ये बेसिक चीज़ पता है, वैसे तो नाम से पता लग ही जाएगा इसका, मतलब ये आप सोचोगे ये सवाल पूछने का क्या ही मतलब था, लेकिन रेबेलियन जिस प्रकार की होगी ना श्रेया, अगर आपने उसकी नींव पकड़ ली, अगर आपको पेपर में बैठ के सिर्फ ये याद आ गया अच्छा ये तो सिविल रेबेलियन थी, ऑटोमेटिकली आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक कर पाओगे, और मेंस के अंदर ऑटोमेटिकली आपका आंसर एक फ्लो में घूमेगा। बिकॉज जो सारे सिविल रेबेलियन का जो एक नेचर होता है तो वो शाइनी सेम तरीके से फ्लो करता है। सिमिलरली श्रेया, ट्राइबल अपराइजिंग्स का सब सारे ट्राइबलों की एक ही तो दिक्कत होगी, एक दो तो दिक्कत होंगी जो कि कॉमन तरीके से मतलब फ्लो करेंगी, वो एक कॉमन तरीके से फ्लो करता है। सिमिलरली पीजेंट अपराइजिंग से कॉमन तरीके से फ्लो करती हैं। तो इस चैप्टर में श्रेया बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहां पर अपराइजिंग्स का नाम याद करना है, मतलब वो हमारी एक प्रकार से एक रट्टा है, वो उसको पहचानना है हमें। बाकी चीजें, अगर आपने किसी एक रेबिलियन को पहचान लिया, एक सिविल रेबिलियन, एक ट्राइबल रेबिलियन, एक पीजेंट रेबिलियन, सारे के सारे जो रेबिलियंस हैं उनका एक जो फ्लो होता है वो सेम तरीके से चलेगा। बस आपको याद क्या करना होता है? प्रोमिनेंट लीडर्स कौन है, रेबिलियन का नाम, इसका नेचर क्या है, नेचर इन द सेंस क्या है, ये सिविल है, ट्राइबल है या पीजेंट रेबिलियन है, और अगर वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत यूनिक चीज कोई लिखी हुई है कि इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा था, ये टैक्स था, ये इनके राइट से, ये वाला फ्रूट खाते थे, इस वाले जंगल में रहते थे, वो आपको पता होना चाहिए। एंड पांचवी चीज, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या? क्या वो सेंट्रल बेल्ट का पार्ट है, यानी कि मालवा प्लेट्यू का पार्ट है? क्या वो नॉर्थ इंडिया में हो रही है? क्या वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो रही है? क्या वो साउथ इंडिया में हो रही है, या वेस्ट इंडिया में हो रही है, या ईस्टर्न इंडिया के अंदर हो रही है? ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब इसी चीज को जो मैंने आपको बताया, ये जो ज्ञान दिया, इस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर करते हुए फिर पढ़ना आप लोग इस चैप्टर को, तो आपके लिए इजी रहेगा और कोई रट्टा वाली बात नहीं रहेगी। तो बड़े सारे लोगों के द्वारा हमें एकजुटता में एक सपोर्ट और एक ग्रुप बनाकर, हमें एक टाइम पीरियड ऐसा था, लोग सड़कों पे हमें देखते हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन, मतलब यहां पर पॉपुलर जो वर्ड है आपको पता है, इट इज कंसर्न विद सिटीजन। तो नंबर ऑफ पॉपुलर मोबिलाइजेशंस, अलग अलग प्रकार के विद्रोह, म्यूटिनी, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और अंग्रेजी हुकूमत के नुमाइंदों के खिलाफ, उनके अटेंडेंट वालों के ऑफिसर को कहा गया है, ये हमें देखने को मिलता है 1757 के बाद से ही। और 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था?
बैटल ऑफ प्लासी प्रैक्टिकली विच वॉज नेवर फॉट। तो लोकल रीजनल लेवल पर जो भी उथल पुथल अंग्रेज जो है अपनी हुकूमत के द्वारा जो पैदा कर रहे थे उस उथल पुथल को, इसकी वजह से लोगों को ऐसा लगा, बड़े सारे क्षेत्रों में, बड़े सारे एरियाज में अभी तक लोगों के पास जो आज़ादी जो रही है वो छिनती चली जा रही है उनसे। बाहर से कोई लोग शासक के तौर पर आकर हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लोकल ऑटोनॉमी वो बर्बाद हो रही है। वो अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी ही ज़मीन पर आके उस ज़मीन के ऊपर कब्जा करके अपने फेवरेट पर्सन्स को वहाँ पर नियुक्त कर करके जो उनके खिलाफ विद्रोह ना करें, रिवोल्ट ना करें, उनको उन्होंने मालिकाना हक दे दिया ज़मीन का, खेती बाड़ी वगैरह का राइट्स दे दिए उनको। और उसके बाद उन लोगों को भी थोड़े टाइम के बाद रियलाइज़ हो गया जिनको अंग्रेज़ों के द्वारा ये राइट्स मिले थे कि हाँ तुम खेती बाड़ी वगैरह कर सकते हो, या फिर कुछ लोग जिनको उनके लैंड से निकाला नहीं गया था और पुश्तैनी ज़मीन पर ही वो अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे। लेकिन बाहर से आए हुए कुछ गिने चुने गोरी चमड़ी के लोग हमारे लैंड के ऊपर कब्जा करके हमारे ऊपर एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थोप कर हमसे डिमांड कर रहे हैं एक्सेसिव लैंड राइट्स की। और इकोनॉमिक डिसलोकेशन विच वॉज फेल्ट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया डिफरेंट टाइम्स। इकोनॉमिक डिसलोकेशन शब्द के दो मतलब होते हैं। एक, इकॉनमी का चरमरा जाना। दूसरा, इकॉनमी हमारी, फ़ायदा हमारा, प्रॉफिट हमारा, लेकिन सारी मेहनत करने के बाद भी जो कुछ नहीं मिलेगा वो किसको नहीं मिलेगा? इंडियंस को। और जेबें जो भरेंगी वो अंग्रेज़ों की। तो ये सब सिनेरियो चल रहे थे। अब इसके बाद लोगों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का सोचा। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे? विच वर प्रोमिनेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ अपराइजिंग्स, रिवोल्ट्स, विद्रोह। ठीक है, जो अंग्रेज थे वो भारत की टेरिटरीज पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे शुरू से ही। और ये काम करने के लिए उन्होंने बड़े सारे जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से हमारी सामाजिक व्यवस्था, जिस प्रकार से सरकार चलनी चाहिए भारत के अंदर, सरकार इन द सेंस कि आप मतलब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम मान लो, नेशनल लेवल का एक सिस्टम मान लो, वो जिस प्रकार से होना चाहिए था, जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए थी, वो सब बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। जो पॉजिटिव रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस करे गए, ठीक है, उनको तो हिंदुस्तानियों ने उन रिफॉर्म्स का तो स्वागत करा, बट ऑपरेसिव मेजर्स जो है जो इंट्रोड्यूस करे गए, जो लोगों को लगे कि ये ऑपरेसिव हमारे लिए, तो इसकी वजह से जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जो थी, जो नेटिव लोग थे हमारे हिंदुस्तान के, दे बिगिन टू रिवोल्ट। और यहीं से शुरुआत होती है अपराइजिंग्स की। ठीक है, दूसरा पहलू, दूसरा फैक्टर, अंग्रेजी हुकूमत ने जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर दखल अंदाजी करने की कोशिश करी, अपनी सहूलियत के लिए अपने प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इंट्रोड्यूस करा, अपने फ़ायदे के लिए, अपने जेबें भरने के लिए उन्होंने जिस प्रकार का लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, इसकी वजह से किसान वर्ग का जो आदमी था वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। एग्रेरियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से जो लोकल लोग थे उनको बड़ी सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे अब खेती बाड़ी करने में। और आपको पता है, जैसा कि हम एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं, मेडिवल इंडिया में पढ़ते हैं, जब लोगों के पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए, वो एटलीस्ट खेती बाड़ी करके तो गुजारा कर ही सकते हैं ना अपना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने खेती बाड़ी को भी बर्बाद कर दिया। अब लोगों के पास कोई साधन नहीं था कि अब वो खेती बाड़ी के अलावा एक नया ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसको ढूंढे और किसको बनाए। जो स्कॉलर्स और जो पिछली क्लासेस थे, दे वर इन्वॉल्व इन इनसाइटिंग एंटी फॉरेन सेंटिमेंट एंड रेबिलियन। जो पढ़े लिखे जो लोग थे, जो पंडित, पुजारी, मौलवी जो लोग थे, वो भी
लोगों को बता रहे थे, क्योंकि आपको पता है हमेशा से रिलीजन और धार्मिक गुरुओं का बहुत प्रभाव रहता है समाज के ऊपर। तो ये लोगों को बता रहे थे कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे एकजुटता के साथ आवाज़ उठानी चाहिए, और उन्होंने फिर रेबेलियन स्टार्ट करा। लेकिन बड़े सारे अंग्रेज़ों ने फिर बाद में ऐसे पंडित मौलवी पुजारियों को अरेस्ट भी करा, ऐसे पढ़े लिखे वर्गों को भी अरेस्ट करा कि तुम जो है हमारे खिलाफ भड़का रहे हो जनता को और पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। जो कारीगर थे इनके भी हालात चरमरा गए थे, दे बिकेम इम्पोवरिस्ड, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो पूरी तरीके से चरमरा गई थी ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री ट्रेड इन इंडिया और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसी जो इंडियन गुड्स पर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी। और याद है वो पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, और वो अपने गुड्स को सस्ते रेट पर यहां पर क्या करते थे, डंप करते थे। उसके बाद जो हमारी लोकल जो इंडस्ट्रीज थी, जो लोकल हमारा इंडस्ट्रियल बेस था, उसके बर्बाद होने के बाद जो वर्कर्स थे वो कारणवश, मजबूरनवश माइग्रेट करते हैं खेतीबाड़ी करने के लिए, अपने अपने गांव में लौट कर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ा, एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर बढ़ा। लेकिन जब वो खेती बाड़ी करने गए भी, तो ये लास्ट वाले पॉइंट को अगर आप इससे कनेक्ट कर दो, ये वाला पॉइंट, डिसरप्टेड द एग्रीरियन सोसाइटी एंड कॉज्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, डिसरप्टेड द एग्रीरियन सोसाइटी एंड कॉज्ड वाइड स्प्रेड सफरिंग अमंग द नेटिव्स। जब वो खेती बाड़ी करने गए भी, गांव में वापस लौट कर गए टाउन्स और सिटीज से होकर, क्योंकि वहाँ उनका व्यवसाय, उनका काम धंधा नहीं चल रहा था, तो जब वो लौट कर आते हैं, जिस प्रकार की ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी अंग्रेज़ों की, उसकी वजह से खेती बाड़ी करना इतना आसान भी नहीं था इन छोटे और मझले किसानों के लिए, और जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा उमड़ा और वो सड़कों पर आते हैं विद्रोह करने, रेबिलियन करने, रिवोल्ट करने। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सिविल रेबिलियंस की। सिविल रेबिलियंस जनरली लीड करी जाती हैं, ध्यान से समझना है एक शब्द को, बाय नॉन मिलिट्री पॉपुलेशन। इनके पास किसी प्रकार के हथियार नहीं है, ना ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का पार्ट है। अब ये कौन कौन हो सकता है? ऐसे लोकल रूलर्स, याद है नवाब्स वगैरह, जिनको जो है हटाया गया हो, इनके गद्दी से उनको फेंक दिया गया हो निकाल कर, जो ये पोस्ट जो एंजॉय कर रहे थे उस पर्टिकुलर रीजन में, राजा की, महाराजा की, नवाब की। तो इनको लीड कौन करेगा सिविल रेबिलियंस को? डिपोज्ड नेटिव रूलर्स, भारत के वो रूलर्स जिनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया था अंग्रेजों की पॉलिसीज, अंग्रेजों के टैक्टिक्स के चलते। ठीक है, याद है ना इन सब की पॉलिसीज, ये कैसे राजा को गद्दी से हटा देते थे। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी हो गई आपकी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी हो गई, और कौन सी पॉलिसी, और किस प्रकार की पॉलिसी? कौन सी पॉलिसी कह रहे हो? रिंग ऑफ फेंस, हाँ। अब ये सारी की सारी जितनी जो पॉलिसीज थी, चाहे आप सब्सिडरी अलायंस कह लो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह लो, इसकी वजह से ये बनाते ही ऐसी, मतलब प्लानिंग ही इस प्रकार से करते थे कि सामने वाला वो उस डिमांड को वो कभी फुलफिल ही ना कर सके, है ना। जब वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो इनकी जो टेरिटरीज होंगी, ये क्या हो जाएगा, इनकी जो टेरिटरीज होंगी वो अंग्रेजों की हो जाएंगी, वो टेरिटरीज अंग्रेजों की हो जाएंगी, राइट। उसके बाद और कौन करेगा? डियर डिसेंडेंट्स, आगे चलकर जो इनके वंशज हुए वो रानी, जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स, रिलीजियस लीडर, जैसा कि आपको मैंने बताया, धार्मिक गुरु, संत, मौलवी, मौलाना, पंडित, पुजारी या स्कॉलरली क्लास ऑल्सो, ये सारे के सारे जो जिन्होंने रेबेलियन करा, जो सड़कों पर लोगों को लेकर आए, पब्लिक सपोर्ट जिन्होंने गार्नर करा, ऐसे रेबेलियंस, ऐसे विद्रोह को, ऐसी अपराइजिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिविल अपराइजिंग, सिविल रेबेलियंस। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट इन रेबेलियंस के लिए ये आता है ऑपरेस क्लासेस से, ऐसे कारीगर जो कि बेरोजगार थे, डीमोबिलाइज सोल्जर्स। मतलब डीमोबिलाइज सोल्जर्स मतलब क्या? जहां पर अंग्रेज ये फरमान जारी कर देते, हाँ बोलो बोलो शानी।
जहां पर अंग्रेज ये फरमान जो है जारी कर देते थे कि बहुत ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स, आपको पता है, जैसे डीमोबिलाइज सोल्जर के प्रोमिनेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 1857 की क्रांति के बाद, या जब वो क्रांति हो रही थी, अंग्रेज जो थे अलग अलग आर्मी इन्फेंट्री यूनिट्स में ये ऑर्डर जारी कर रहे थे ना कि हिंदुस्तानियों को थोड़ा सा आपस में एकजुटता में कम रखो, उनको तितर बितर करके इधर उधर रीजन्स में उनकी ड्यूटी लगाओ, क्योंकि एकजुट अगर वो हो गए उसके बाद वो प्लानिंग प्लॉटिंग करके हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। अब ये कोई जो रेविलियंस जो बातें जो चल रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर को लगातार 8th 9th 10th चैप्टर पर आप आ गए हो तो 1857 के रिवोल्ट के बाद ही सारी रेविलियंस होंगी, उससे पहले भी तो हो चुकी हैं। जैसा कि हमने देखा था श्रेया, 1857 की क्रांति होने के पीछे ऑलरेडी लोगों का गुस्सा था और छोटे छोटे लोकल प्रोविंशियल लेवल पर रेविलियंस चली आ रही थी। वो एक बड़ा गुस्सा उमड़ा है ना नेशनल लेवल पर। अब वो ठीक है पैन इंडिया लेवल पर नहीं था, लेकिन फिर भी एक नेशनल लेवल पर बड़े सारे रीजन्स को, उनके लीडर्स को कनेक्ट करते हुए हर एक जगह पर लोगों को ये रियलाइज हो गया था कि अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन जो है वो ठीक नहीं है ना, वो ठीक नहीं है और हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये सारे जो रेबेलियंस थे, तो ये लीड करेंगे द मेजोरिटी ऑफ द सपोर्ट फॉर दीज रेबेलियंस इट केम फ्रॉम पीजेंट्स, अनएम्प्लॉयड आर्टिसंस एंड डीमोबिलाइज सोल्जर्स। ऐसे सोल्जर्स जिनको आर्मी से खदेड़ कर फेंक दिया गया था, लात मारकर फेंक दिया गया था। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगते थे कि तुम अपनी इन्फेंट्री यूनिट्स को भड़का रहे हो, और आर्मी से निकाल दिया जाता था, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, अंग्रेज जो फरमान, जो ऑर्डर जो जारी करते थे इन सोल्जर्स के खिलाफ, और जब वो प्रूव हो जाता था, व्हेन दे वर प्रूव्ड गिल्टी, तो उसके बाद इनको निकाल दिया जाता था। तो ऐसे लोग भी जो है उनको एक विंडो मिल गई थी इन रेबिलियंस के थ्रू कि वो अपना गुस्सा निकाल सकें अंग्रेजी हुकूमत के अगेंस्ट। एंड ऑल्दो दीज रिवोल्ट्स वर लेड बाय फॉर्मरली पावरफुल क्लासेस, ठीक है। मतलब जिसको भी अंग्रेजों से दिक्कत है वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने को इस टाइम पर तैयार है पूरी तरीके से, ठीक है। बात यह है कि वो तैयार है, सक्षम है कितना अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए, वो इशू नहीं है, ठीक है। तैयार है लेकिन वो उनके खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल अपराइजिंग्स। जो सिविल अपराइजिंग्स थी, इट अकर्ड एट डिफरेंट टाइम्स एंड लोकेशंस बट इट रिप्रेजेंटेड कॉमन कंडीशंस। मतलब अलग अलग जगह में हुई, अलग अलग लीडर्स के द्वारा हुई, सबके थोड़े बहुत मतलब ग्रीवांसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लोगों के हालात ऑलमोस्ट सेम सही थे। क्योंकि जो मज़े में होगा वो क्यों रेबेलियन करेगा, वो क्यों अपराइजिंग का पार्ट बनेगा, वो क्यों सड़कों पर आकर दूसरों का सपोर्ट करेगा। लोगों को दिक्कत थी, और जेन्युइन दिक्कत थी अंग्रेजी हुकूमत से, अंग्रेजी शासन से, ठीक है। सेमी फ्यूडल लीडर्स जो थे अपराइजिंग्स के, सिविल अपराइजिंग्स के, सेमी फ्यूडल लीडर्स मतलब क्या, जमीन इनके पास है, ये फ्यूडल लॉर्ड्स है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। अंग्रेजों ने इन्हें सपना देकर जमींदार तो बनवाया था, ठीक है, लेकिन बाद में इनके लैंड राइट्स ले लिए थे। ऐसा मुझे एक लॉ बताओ जिससे जमींदारों के ऊपर प्रेशर बनाकर उनसे लैंड छीन लिया जाता था। सनसेट लॉ, शाबाश, है ना। इतनी इतनी डेट तक, अगर इतनी शाम तक, इतने बजे तक तुम पैसे नहीं दे पाए तो कोई माफी नहीं है, कोई रहम नहीं है, आपसे वो चीज़, वो लैंड आपका ले लिया जाएगा, ठीक है। तो सेमी फ्यूडल लीडर्स ऑफ सिविल अपराइजिंग्स, दे हैड अ ट्रेडिशनल आउटलुक एंड दे वर बैकवर्ड लुकिंग। इनका मेन गोल जो था वो ये था, टू ब्रिंग बैक प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्डर एंड लूट। जिस तरीके से मतलब सारा का सारा सिस्टम हमारे गांव में, हमारे इलाके में जो चलता है, वो जो सिस्टम जो चरमरा गया है, और अंग्रेजी हुकूमत ने जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसको एलिमिनेट कर कर हमें पुराने सोशल ऑर्डर और रूल को जो है वो वापस लाना है। और ये जो अपराइजिंग जो थी, दे हैड रीजनल कॉजेस एंड ग्रीवांसेस एंड देयर इफेक्ट्स वर रीजनल। मतलब ये कोई पैन इंडिया लेवल पर या नेशनल लेवल पर कोई अपराइजिंग नहीं थी। अगर आपको ऐसी अपराइजिंग या रिवोल्ट को अगर बोलना है कि जो नेशनल लेवल पर थी, तो आप क्या बोल सकते हो, पहली ऐसी अपराइजिंग 1857 की क्रांति, है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन ये छोटी छोटी अपराइजिंग्स हैं जो कि आपको एक स्टेट में देखने को मिलेंगी, और पूरा का पूरा स्टेट के लोग भी उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो स्टेट के एक पर्टिकुलर कोने के अंदर जाकर, एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स की, और सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी रिवोल्ट की।
सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी अपराइजिंग, ये चलता है, ये रिवोल्ट चलता है 1763 से लेकर 1800 तक। कौन कौन से रीजन्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे? एक रीजन इन्वॉल्व था जो कि है आपका ईस्टर्न इंडिया। प्रोमिनेंट लीडर्स कौन से? मंजू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। मंजू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। ये जो लीडर्स वाली बात है, रीजन वाली बात है, श्रेया जैसे कि मैं आपको बता रहा था, सिर्फ इतना याद कर लो प्लस उनका नेचर जान लो कि किस प्रकार की अपराइजिंग है, कि सन्यासी रिवोल्ट है क्या, ये ट्राइबल अपराइजिंग है, पीजेंट अपराइजिंग है या सिविल अपराइजिंग है। इसके बेसिस पर ऑटोमेटिकली आपका दिमाग आपको आंसर दे देगा 2 से 3 रीडिंग के बाद। ठीक है, अब इनका इंटरेस्ट क्या फॉरेस्ट साइड से रिलेटेड होगा? बताओ, आप खुद बताओ, नहीं ना? लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, क्यों, मतलब क्या है वो बात, ज्यादातर इस टाइम पर जो हिंदुस्तान का आदमी है वो कहां रह रहा है? टाउन्स में, सिटीज में या गांव में? बताओ, गांव में। और अंग्रेजों के आने के बाद उसका जीवन व्यवसाय का मेन साधन ठकुराइन क्या बन चुका है इस टाइम पर? श्रेया, क्या है उसका जीवन व्यवसाय का सौगंधा मेन साधन? एग्रीकल्चर है ना? बस आपको थोड़ा सा यही पहचानना पड़ेगा कि जब हम अगले चैप्टर के अंदर पीजेंट अपराइजिंग करेंगे वो कैसे अलग है, क्योंकि बड़े बार आपको सिविल अपराइजिंग के अंदर श्रेया क्या होगा कि थोड़ा सा ना पीजेंट वाला एंगल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि है वो सिविलियंस ही, है वो नॉर्मल सिटीजन ही, लेकिन श्रेया हमारे खानदान का मेन व्यवसाय मान लो कि खेती बाड़ी करना है, हमारा जो मतलब साधन है कमाई का वो उसी से आता है, हम रोटी उसी से खाते हैं और कोई धंधा नहीं करते हैं। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है, मैं हर बार की केस की बात नहीं कर रहा, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सिविल अपराइजिंग्स के अंदर आपको सॉरी पीजेंट एलिमेंट जो है वो देखने को मिले, एग्रीकल्चरल एलिमेंट जो है वो आपको देखने को मिले। पीजेंट एलिमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं, लेकिन पीजेंट वर्ड मेरे को यूज नहीं करना चाहिए, एग्रीकल्चरल एलिमेंट पक्का आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे इस टाइम पर किसके अंदर इन्वॉल्व थे, कौन से व्यवसाय के अंदर? खेती बाड़ी के अंदर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या उसके साथ रिलेटेड एक्टिविटीज। तो क्या हुआ था, एक अकाल आया था बहुत भयंकर 1770 में। ठीक है, द फेमीन ऑफ 1717 ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल के पास, बंगाल में। और उसके बाद अंग्रेजों ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया किसी को भी ऊपर। आपको पता है ना, चाहे फेमीन आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, किसी की फसल अच्छी ना भी हुई हो, ये रेवेन्यू डिमांड करते ही रहते थे, करते ही रहते थे। पढ़ रहे थे ना हम इन सब चीज़ों को। 1857 की क्रांति में भी ये दिक्कत थी ना, जिन जिन जगह पर लोग जिनको वो पे नहीं कर पा रहे थे लैंड रेवेन्यू, या फिर लैंड रेवेन्यू राइट्स के अंदर भी हमने चलते हुए जब ये देखा था, ये फिर भी जो है किसी के ऊपर रहम नहीं करते थे। आप सनसेट क्लॉज या सनसेट लॉ को ही देख लो, जरूरी है कि जिस जिस डेट पर ये डिसाइड हुआ है इनको रेवेन्यू देना, उस टाइम पर हार्वेस्टिंग अच्छी हुई हो, या फिर उतना रेवेन्यू एक जमींदार ने जोड़ ही लिया हो। बात हमेशा सिर्फ हार्वेस्टिंग की नहीं है कि फसल की कटाई के बाद उनको रेवेन्यू पहुंचाना है, हर महीने या जिस भी डेट पर पहुंचाना है, तो जरूरी है कि किसान ने इतना रेवेन्यू या जो जमींदार है उन्होंने इतना रेवेन्यू जोड़ ही लिया हो। ये कोई नेसेसिटी तो नहीं है। ठीक है, तो जो अकाल आया 1770 का, एंड द हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश, इट कंपेल्ड अ ग्रुप ऑफ सन्यासीज इन ईस्टर्न इंडिया टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ये जो ग्रुप से सन्यासीज के ओरिजिनली पीजेंट्स थे, कुछ इनमें से ऐसे भी लोग थे जिनको उन्हीं की खुद की जमीन से निकालकर फेंक दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। एंड दीज सन्यासीज वर जॉइंड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्पोजेस्ड स्मॉल जमींदार, ऐसे जमींदार जिनको अंग्रेजों ने सपने तो बहुत दिखाए थे लेकिन उनकी जमीन उनसे छीन ली थी। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द लैंड। ऐसे सोल्जर्स जिनको आर्मी में भर्ती करा गया था ये आश्वासन देकर कि जिंदगी भर के लिए अब तुम्हारी ये नौकरी हो गई है, हमारे पास सरकारी नौकरी, और तुम अब मजे कर सकते हो, हमारे लिए वफादार रहना। लेकिन जिनको अंग्रेजों ने निकाल कर फेंक दिया, और ऑब्वियसली बात है उन सोल्जर्स ने कुछ ना कुछ मतलब ऐसा करा होगा जिससे अंग्रेजों को उनकी वफादारी पे शक हुआ होगा, या जो भी मुद्दा था, लेकिन ये गुस्सा थे। ये जो डिसबैंडेड सोल्जर्स की बात चल रही है, गुस्सा थे। सिमिलरली जमींदार जो थे वो कितने ज़्यादा राइट्स एंजॉय करते थे, क्योंकि आपको भी पता है
अंग्रेज बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे जमींदार, लेकिन छोटे जमींदार या कोई भी जमींदार जिनके लैंड राइट से अंग्रेजों ने उनको वंचित कर दिया हो, तो वो भी अब ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रकार के रिवोल्ट को। एंड रूरल पुअर, गांव में जो गरीब जनसंख्या थी, जिनको ये लगा कि हम कुछ भी कर लें हमारी कंडीशंस अच्छी हो ही नहीं सकती जब तक अंग्रेज यहाँ पर रहेंगे, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा इस सन्यासी रिवोल्ट में। सन्यासी जो हैं उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रीज थी उन पे रेड करना शुरू करा ईस्टर्न इंडिया में, उनकी तिजोरियां लूटी एंड दे फॉर द कंपनीज फोर्सेस। लंबे समय के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए ये सन्यासी रेबिलियन जो ग्रुप था ये एक सरदर्दी बनकर रह गया था। अब ये ग्रुप मतलब क्या, मतलब ये जो अपराइजिंग जो हो रही थी, जो रिवोल्ट जो हो रहा था, ये बार बार फैक्ट्रीज को लूट रहे थे, तिजोरियों को लूट रहे थे, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए ईस्टर्न इंडिया में इस प्रकार के विद्रोह को साइलेंट करना, शांत करना थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्वक टास्क बनकर रह गया था। ठीक है, लेकिन लंबे प्रयास के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ही वो पर्सन था हु कुड सबड्यू द सन्यासी, जिसने क्या करा, सन्यासी विद्रोह को शांत करा। तो कॉज क्या थे इस रिवोल्ट के, एक तो 1770 का फैमीन आना, अंग्रेजों के द्वारा कोई भी मदद ना मिलना, दूसरा मदद ना मिलना इन द सेंस कि जितनी उनकी इकोनॉमिक डिमांड थी, जो भी वो लैंड रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे, तो वो जो हार्श तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस जो इम्पोज करे जाते थे लोगों के द्वारा, और उनके हालातों को बिल्कुल भी नहीं समझा जा रहा अंग्रेजों के द्वारा, तो लोग जो है वो चिढ़ गए कि हमारी ज़मीन, हमारा लैंड, सब कुछ हमारा, और टाइम पर तुम हमसे रेवेन्यू नहीं ले पा रहे हो या हम किसी भी कारणवश तुमसे नहीं दे पा रहे हैं, तो तुम हमें हमारे ही देश में हमारे ही लैंड राइट से वंचित कर दे रहे हो। ठीक है, छीन ले रहे हो हमसे। उसके बाद तीसरी चीज़, अंग्रेजों ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करी थी ऑन द पिलग्रिम्स हु वर विजिटिंग द होली प्लेसेस। ठीक है, तो देख रहे हो एक प्रकार से ये एंशिएंट इंडिया नहीं है, मेडिवल इंडिया नहीं है, लेकिन फिर भी अंग्रेज अपने ही फॉर्म का एक जजिया इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन रिस्ट्रिक्शन थी कि लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं इंपॉर्टेंट होली श्राइन्स पर, जगह पर, उनके ऊपर कुछ कुछ पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थी अंग्रेज़ों ने, और ये एक प्रमुख कारण बना इस सन्यासी विद्रोह का, इस सन्यासी रिवोल्ट का। तो क्या हुआ इसके बाद, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, इट वॉज अ वॉरेन हेस्टिंग्स जिसने इस सन्यासी रिवोल्ट को शांत करा। लंबे समय के इंतज़ार के बाद, ऐसा नहीं था कि एकदम से ये जो आंदोलन जो लोग कर रहे थे, जो रिवोल्ट जो कर रहे थे, वो एकदम से हाथ लग गए थे वॉरेन हेस्टिंग्स के, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 3-4 को पकड़कर उनको मरवाकर या उनको जेल में डालकर सारे के सारे रेबेलियन को शांत कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं था। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस सन्यासी रिवोल्ट की, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वाज ऑब्जर्व इन द रिवोल्ट। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदूज और मुस्लिम्स ने इक्वल तादाद में इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करा। उन्होंने अपने इशू को एक कॉमन इशू समझा, ना कि धार्मिक मुद्दा उसको बनाया कि इस रिवोल्ट के अंदर तो, इस रेबेलियन के अंदर तो ज़्यादातर मुसलमान लोग इन्वॉल्व हैं, तो हिंदूज ने सोचा कि हम क्यों जाएं, हिंदूज लोग इन्वॉल्व है तो उन्होंने सोचा कि तो मुसलमानों ने सोचा कि हम क्यों जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद औरतों ने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा यहाँ पर। देवी चौधरानी, ये एक विमेन थी, इनका जो पार्टिसिपेशन जो था, इट रिकॉग्नाइजेस विमेन्स रोल इन अर्ली रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। मतलब इनका इस अपराइजिंग में शामिल होना, इनका इस रिवोल्ट में शामिल होना, इस चीज़ की तरफ हमें इशारा करता है, करवाता है, बताता है कि औरतों ने एक एक्टिव इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था इस टाइम पर अंग्रेज़ों के खिलाफ। जहाँ तक बात आ जाती है आवाज़ को उठाने की, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ को उठाने की। ठीक है, तो जो विमेन थी अब वो भी काफ़ी एक एक्टिव रोल निभा रही थी। ठीक है, अंग्रेज़ों को इस देश से, हमारे देश से बाहर खदेड़ फेंकने के लिए। ठीक है, तो इट रिकॉग्नाइजेज द विमेन्स रोल इन अर्ली रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उसके बाद आनंद मठ, इट वॉज अ सेमी हिस्टोरिकल नॉवल बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी आप इनको कह लो। इट इज बेस्ड ऑन द सन्यासी रिवोल्ट। भारत का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ठीक है, इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम दिस नॉवल। देखियो इंपॉर्टेंट चीज है,
जैसा कि हम पढ़ते हैं, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, विच टेक्स्ट? वेरी गुड, हाँ, मुंडका उपनिषद। ऐसे ही वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से, क्योंकि किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, चट्टोपाध्याय के द्वारा। याद रखना, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको कुछ वो नहीं बोल रहा कि इसमें कुछ गलत है, हो जाती है कभी कभार कन्फ्यूजन। नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है, जबकि नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऑल्सो रोट अ नोवेल देवी चौधरानी, क्योंकि उन्होंने देखा कि औरतें जो है वो एक एक्टिव और कीन रोल निभा रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रगल, इन टर्म्स ऑफ देयर रेबेलियन, या फिर ऐसे रेबेलियन स्ट्रगल को ज्वाइन करने के लिए अगेंस्ट एन एलियन रूल, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जिसकी वजह से उनको लगने लगा था कि उनके जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम्स हैं, इंडियन वैल्यू जो सिस्टम है, वो बर्बाद हो रहा है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी देवी चौधरानी, ठीक है, इनकी बुक का नाम था। और ये सन्यासी रिवोल्ट के अंदर ये एक लीडर है, ये एक मतलब रिवोल्ट करने वाली एक म्यूटिनियर तो नहीं कहेंगे यहाँ पर हम लोग प्रॉपर तरीके से, कोई आर्म्ड रेबेलियन नहीं है ये, ठीक है, मतलब इस अपराइजिंग का पार्ट है, ठीक है। ये देवी चौधरानी है और उन्होंने जो नॉवल लिखी वो है देवी चौधरानी, ओके। और ये भी याद रखना, आनंद मठ। यूपीएससी ने दोस्तों 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इसमें आपको आनंद मठ का जिक्र मिलेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट? अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं है वैसा लगाने का। हाँ, इनमें से सबसे पहला क्या हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। दीन बंधु मित्रा ही रोट नील दर्पण। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ। एंड सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए थी अपनी फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक। आप कोई भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सोर्स पढ़ रहे हो और आपको ये पता होना चाहिए था, अच्छा चैप्टर नंबर 9 में ये वाली बात थी, तो ऑब्वियसली पता वाला इवेंट पुराना था। जैसे हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर आपको पता है कि ब्रह्मो समाज आर्य समाज को पढ़ चुके हैं, तो वो पहले हो गई थी चीज़, है ना। अब ये रेबिलियन वाला चैप्टर हमारे पास बाद में आ रखा है, तो इसका सही आंसर क्या है? दीन बंधु मित्रा रोड नील दर्पण, ठीक है। थोड़ा सा टफ सवाल था, टफ इसलिए बिकॉज ब्रेन स्टॉर्मिंग एकदम से उस 50 सेकेंड के अंदर करना एग्जामिनेशन हॉल में, वो थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन जिसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता था, जो अच्छे से शांत दिमाग से रिवाइज कर गया था, जिसको फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक अपनी पूरी बुक पता होती है वो, और बहुत अच्छे से पता होती है, वो ये वाला काम कर सकता है, ठीक है। टफ इन द सेंस ब्रेन स्टॉर्मिंग के टर्म्स में था, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट किसी बुक में नहीं थी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हर बुक के अंदर आपको मिल जाएगी सारी स्टेटमेंट्स, ओके। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।